हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का 9th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तविक तथा आभासी गहराई, जिसे हम इंग्लिश में रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ कह सकते हैं। तो इस वीडियो में आज केवल इसी टॉपिक की बात होगी और बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं इसे बताऊँगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वास्तविक तथा आभासी गहराई ज्ञात करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी बाल्टी के अंदर कोई रॉड या छड़ या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाता है तो वो थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है, ठीक है, टेढ़ा। या फिर ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि सिक्का अगर आपने डुबा दिया है उस जल में या फिर कांच में तो अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो क्या होता है उसकी वास्तविक गहराई, मतलब वो रियल में कितनी गहराई पर है और वास्तव में जो आभास हो रहा है हमें वो थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, तो इसके बीच में क्या संबंध होगा, इसी को हम आज डिराइव करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि आपके पास एक कांच का स्लैब है, चाहे तो आप कांच का स्लैब इसे मान लें या फिर आप ये कह लें कि किसी द्रव में एक बिंदु वस्तु रखा है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये जो वस्तु है वो पी पॉइंट पर रखा है। अब हम ये कहते हैं यहाँ से एक प्रकाश की किरण चलती है, ठीक है। मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण यहाँ से गई और इस बिंदु पर टकराई। इस पॉइंट को हम कंसीडर कर ले रहे हैं यम, ठीक है। अब यह जो माध्यम है यह तो सघन है, यदि याद कांच है, इसे हम मान लें कांच है तो ये सघन होगा और इसके बाहर क्या है, हमारा वायु है जो कि विरल है। अब आप जानते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर वह सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक अभिलंब की भी रचना करनी होगी। तो प्रकाश किरण यहाँ पर जाना चाहिए तो थोड़ा सा क्या होगा, ये मुड़ जाएगा, इधर अभिलंब से दूर हट जाएगा। और एक दूसरी प्रकाश की किरण को हम यहीं पर मान रहे हैं, यह प्रकाश किरण गई और यह भी क्या होगा, अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी। मान लीजिए ये यन बिंदु पर टकराई है तो अभिलंब से दूर हटकर इधर चली जाएगी। दोनों प्रकाश किरणें समांतर जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति यदि देख रहा है, यदि कोई मनुष्य यहाँ से इन प्रकाश किरणों को देखे तो उसे ये लगेगा कि ये प्रकाश की किरणें यहाँ कहीं से आ रही हैं। इसे हम आगे पीछे बढ़ा दें तो ये प्रकाश किरणें कहीं यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी किसी बिंदु से। इस प्रकाश किरण को भी हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। दोनों प्रकाश किरणें यदि यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इस बिंदु को हम क्या मान ले रहे हैं, क्यू। तो यही क्यू बिंदु जो होगा वह पी का एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभास होगा। तो और यहाँ से क्या करते हैं, हम एक ये सीधी लाइन मिला देंगे। अब क्यू से लेकर, मान लीजिए ये ओ बिंदु है, क्यू से लेकर ओ तक यह आभास हो रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कहलाएगी, ओ से क्यू तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर आभासी, क्या बोलेंगे, आभासी गहराई। और वास्तव में कितना गहरा है, पी पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गहराई है वो इसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, ठीक है। अब कुछ बातों पर और चर्चा करेंगे। जब आपतित किरण यहाँ पर टकराई है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वह आपतन कोण आई कहलाता है और इस कोण को हम क्या मान लेंगे, R1, R मान लेंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी यह जो प्रकाश किरण आपतित हुई है यहाँ पर भी आई कोण बनेगा और यह भी R कहलाएगा, उतना ही। पर हमें इससे उतना ज़्यादा मतलब नहीं होगा, हम यहीं से डिराइव कर लेंगे।
यह आपतन कोण है और ये क्या है, अपवर्तन कोण। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो OP और ये जो अविलंब है वो एक दूसरे के क्या हैं, समांतर, क्योंकि ये भी सीधी लाइन है और यह भी सीधी लाइन है। यम है, इसे हम मान लेते हैं यस, और ये मान लेते हैं यल है, तो इस पॉइंट को भी मान लेंगे। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। साथ में ये संगत कोण भी, देखिए यह इसके क्या है, एकांतर है, और इसके क्या है, यह संगत भी है। हालांकि ये चीज़ हम इसके लिए लेंगे। तो ये कोण आई है, तो यह जो MP है, MP है, तिरछी रेखा है, तो ये आई अगर कोण है तो यहाँ पर यह कोण भी क्या कहलाएगा, आई ही रहेगा। साथ में थोड़ा सा ध्यान दें, यह भी एक तिरछी ही रेखा है इस समांतर रेखा को काटने वाली, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, हम इसे क्या कह सकते हैं, R, और यह इसके क्या है, संगत है। तो इतनी बातें आपको क्या करनी है, समझ लेनी है। क्लियर हो गया होगा। अब इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फिगर के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं। आप चाहें तो हमारे शब्दों को सुनकर नोट कर सकते हैं या फिर अपने मन से ऐसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा, माना कि एक बिंदु वस्तु किसी कांच स्लैब के सतह पर P पर रखा हुआ है। P से चलने वाली एक प्रकाश किरण M पर टकराती है और अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हटती हुई चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण N पर टकराती है और अविलंब से दूर हट जाती है। इस वायु माध्यम से यदि कोई व्यक्ति इस वस्तु को, इन किरणों को देखे तो वह Q से कहीं से आती हुई प्रतीत होंगी, अर्थात Q P का आभासी प्रतिबिंब होगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब हम यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो डेरिवेशन में क्या करना होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यह जो OPM है, यह I कोण इस कोण के बराबर होगा, आपतन कोण के, तो इसका हम नाम लेंगे PML। कोण PML बराबर होगा कोण इस वाले कोण के, OPM के, OPM के, और यह बराबर होगा I के। ऐसा क्यों हुआ है, इसे हम कहेंगे एकांतर नियम। ये आपतन कोण है, तो यहाँ पर लिख लें आपतन कोण, और ये किस नियम से ऐसा हो रहा है, एकांतर नियम से, क्योंकि क्या है, एकांतर हैं। ठीक है। और ठीक इसी तरह से हम इस कोण को भी ऐसे ही कहेंगे। इसका नाम है SM, और इसे भी कोई नाम दे रहे हैं, चलिए T। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण SMT बराबर हो जाएगा कोण OQM के, OQM के, और यह बराबर है R के। और यहाँ पर हम लिखेंगे यह क्या है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण, यह अपवर्तन कोण है, और अपवर्तन कोण है, और यह किस नियम से है, संगत नियम से, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये संगत नियम का पालन करेगा। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि चूंकि प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि प्रकाश किरण कांच यानी ग्लास, G से वायु यानी एयर कह सकते हैं, एयर में जा रही है, अतः हम कह सकते हैं कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जो होगा, आप जानते हैं अपवर्तनांक बराबर होता है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की आपतन कोण की के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन I अपॉन क्या हो जाएगा, साइन R। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि हम तो प्रकाश किरण को वायु से देख रहे हैं ना,
प्रकाश किरण को कहाँ से देख रहे हैं? वायु से, कांच में देख रहे हैं। तो अगर इसे हम थोड़ा सा इस हिसाब से देखें तो हम ये कह सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा ANG। अगर ये पलट जाएगा तो इधर भी हम क्या कर लेंगे, साइन आर अपॉन क्या हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा। इसे हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन आर और साइन आई का मान निकाल कर इस वाले इक्वेशन में हम लाकर रख देंगे। अब हम यहाँ पर देखिए साइन आई किस में है, इसमें है OPM। तो यहाँ पर लिखिएगा समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ये लंब है। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज POM। POM में देखेंगे तो ये यहाँ पर लिखिएगा साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है, OM है, और कर्ण क्या है, PM है। तो यहाँ पर लिख लेंगे PM। इसी प्रकार त्रिभुज O या QOM से, QOM में देखिए तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, फिर से लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका क्या है, OM है, और कर्ण क्या है आपका, QM। तो यहाँ पर लिख लेंगे QM। अब साइन आई तथा साइन आर का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। इसे आप चाहें तो समीकरण नंबर 2 डाल दें और इसे समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर जब मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ANG बराबर, यहाँ देखिए पहले साइन आर का मान रखेंगे। साइन आर का मान है हमारा OM और बटे हो जाएगा QM, और इसके भी बटे क्या हो जाएगा, OM बटे PM। अब आप देखिए इसका भी अंश OM है, इसका भी अंश OM है, तो OM से OM कट जाएगा। अब PM ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा PM बटे QM के। तो हम अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे मिटा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस ANG बराबर क्या आ गया, PM बटे QM आ गया। अब इसे क्या करते हैं कि यहाँ पर ये लिखेंगे कि चूंकि ना लिखकर ये लिखें, यदि यम बिंदु O के अत्यंत समीप हो, यम बिंदु O के अत्यंत समीप हो, यदि यम O के अत्यंत समीप हो तब हम ये लिख सकते हैं कि PM बराबर हो जाएगा PO के, और साथ ही QM बराबर हो जाएगा QO के। अब यहाँ पर मान रख दें तो ये हो जाएगा हमारा ANG बराबर, यहाँ पर देखिए जहाँ पर PM है वहाँ पर लिख लेंगे PO, और अपॉन जहाँ QM है वहाँ पर QO लिख लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ANG में जो PO है, P से लेकर O तक की जो दूरी है वो क्या है, वास्तविक गहराई है यहाँ से। तो हम ये कह सकते हैं कि ANG बराबर वास्तविक गहराई और बटे क्या हो जाएगा, आभासी गहराई। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं। काफ़ी आसान है और आपको समझ में भी आ गया हो। यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।